Hey guys, welcome to my channel. Let's explore माइक्रोबायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कोच के बारे में और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में, कोच पोस्टुलेट्स क्या हैं और उसके लिमिटेशंस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जिसमें हम जानेंगे कि कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है रॉबर्ट कोच के इन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। एज यू ऑलरेडी नो कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ प्रपोज किया गया था बाय लुइस पास्चर, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या डायरेक्ट एविडेंस दैट बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज़ दिया गया था बाय रॉबर्ट कोच। एक डिजीज़ है जिसका नाम एंथ्रैक्स है। ये डिजीज़ कैटल्स में होती है लाइक काउ एंड बिफेलो, और ये कॉज होती है ऐसे बैक्टीरियम के द्वारा जो एंडोस्पोर फॉर्म करता है जिसे बैसिलस एंथ्रासिस बोलते हैं। नाउ एंडोस्पोर क्या होता है और कैसे फॉर्म होगा इसके बारे में हम डिटेल में बैक्टीरियोलॉजी यूनिट में डिस्कस करेंगे, बट इसका बेसिक क्या है वो जान लेते हैं। एंडोस्पोर या स्पोर ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है जो प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को अनफेवरेबल या हार्श कंडीशंस में और उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है। और इस डिजीज़ से ह्यूमन भी इन्फेक्ट होते हैं अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल के कॉन्टैक्ट में आए या स्पोर्स को इनहेल कर ले तो। नेक्स्ट इज रॉबर्ट कोच ने माइक्रोस्कोप एंड स्टेनिंग मेथड का यूज़ करके ये बताया कि ऐसे एनिमल्स जिन्हें बीमारी हो रही है उनके ब्लड में बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट होती है, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया और बोला कि एक एनिमल में डिजीज़ होना और बैक्टीरिया का प्रेजेंट होना ये प्रूफ नहीं देता कि वो बैक्टीरिया ही डिजीज़ कॉज कर रहा है। बैक्टीरिया और डिजीज़ का सिर्फ ये एसोसिएशन काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि बीमारी इसके कारण ही हो रही है। बैक्टीरिया तो ब्लड में बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, अब सब तो एक डिजीज़ कॉज करेंगे नहीं, या क्या पता कोई भी ना कर रहा हो डिजीज़ कॉज। तो ये सब जानने के लिए उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और एंथ्रैक्स डिजीज़ के कॉज और इफ़ेक्ट को समझने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अपने लैब में विथ एंथ्रैक्स एंड लैब एनिमल का यूज़ करते हुए। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोच ने अपने प्रीवियस टीचर जैकब हेनले के क्राइटेरिया भी यूज़ किए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डिजीज़ से मतलब है इन्फेक्शियस डिजीज़। कोच यहाँ पे सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो कॉज होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस एंड बैक्टीरिया, और ये ट्रांसमिट होते हैं या ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को बॉडी फ्लूइड और इंसेक्ट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड एंड कोरोना वायरस। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट कोच ने सबसे पहले एक डिजीज माउस जिसे एंथ्रैक्स था उससे एक छोटा सा ड्रॉप ऑफ ब्लड निकाला और उसे हेल्दी माइस जिसे कोई डिजीज़ नहीं था उसमें इंजेक्ट कर दिया। और फिर उसे हेल्दी माउस को भी एंथ्रैक्स डिजीज़ हो गया। कोच ने इस सेकेंड वाले माउस से ब्लड लिया और थर्ड हेल्दी माउस में इंजेक्ट कर दिया और उसके डिजीज सिम्टम्स ऑब्जर्व किए, और ऐसे ही कोच ने 20 माइस के थ्रू एक एक करके ब्लड को ट्रांसफ़र किया। और उसके बाद कोच ने जो लास्ट माउस था जिसमें डिजीज़ डेवलप हुआ था उसके एक स्प्लीन के टुकड़े को आइसोलेट किया जिसमें एंथ्रैक्स बैक्टीरिया था, और उसे बीफ सीरम जो कि एक टाइप का न्यूट्रिएंट मीडिया है उसमें ग्रो किया और देखा कि बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो, रिप्रोड्यूस और एंडोस्पोर भी प्रोड्यूस कर रहे थे। और जब इस बैक्टीरिया या इनके स्पोर्स को वापस हेल्दी माइस में डाला तो उसमें एंथ्रैक्स डिजीज़ डेवलप हो गई। जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए एक्सपेरिमेंट्स के, ये आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे विद द प्रॉपर इमेज। यहाँ पे प्रॉपरली सारे स्टेप्स को मेंशन किया गया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस एक्सपेरिमेंट से कोच ने ये डिस्कवर किया कि एंथ्रैक्स बैक्टीरिया को वो न्यूट्रिएंट मीडिया में होस्ट के बाहर ग्रो कर सकते हैं, और लैबोरेटरी कल्चर में बहुत सारे ट्रांसफर्स के बाद भी अगर वो उस बैक्टीरिया को हेल्दी एनिमल में इंजेक्ट या इनोकुलेट करते हैं तो वो तब भी डिजीज़ कॉज करेगा उस एनिमल में। और दूसरी चीज़ जो डिस्कवर की वो था बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस, जो एंथ्रैक्स डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट है जो इस डिजीज़ को कॉज करता है। और इससे पता चला कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए। एंड एट लास्ट कोच ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ क्राइटेरिया या गाइडलाइंस दिए इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दैट इज़ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अगर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो ये बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उस एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्राइटेरिया को कोच पोस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है, और इस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही आगे के जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ थे उसकी स्टडी की गई। तो यहाँ पर इनके जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के कॉन्ट्रीब्यूशंस ख़त्म हुए।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कि कोच के कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं और उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स क्या है एंड लिमिटेशंस क्या है। तो कोच ने एंथ्रैक्स डिजीज की स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपने पोस्टुलेट को अप्लाई किया ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के कॉजेटिव एजेंट को डिस्कवर करने के लिए। एंड इन 1884 कोच ने बताया कि ये डिजीज कॉज होती है एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम के द्वारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, और इसके लिए कोच को 1905 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया। लेट्स सी हिज पोस्टुलेट्स। कोच के अकॉर्डिंग एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तभी एक्सेप्ट किया जा सकता है इन्फेक्शियस डिजीज के पॉजिटिव एजेंट के तौर पर अगर वो सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है, दैट इज़ कि वो उनके पोस्टुलेट्स को अगर सारे फुलफिल करते हैं तभी। तो नाउ लेट्स सी हिज पोस्टुलेट्स वन बाय वन। कोच का फर्स्ट पोस्टुलेट था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जिन्हें डिजीज़ हैं उनमें प्रेजेंट होना चाहिए और हेल्दी ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होना चाहिए। सो इस पोस्टुलेट को अप्लाई किया कोच ने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो बैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसे स्टेन करना मुश्किल था क्योंकि उसके सेल वॉल में लार्ज अमाउंट में वैक्स जैसे लिपिड प्रेजेंट थे। तो कोच ने स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस सेल्स के लिए जो लंग्स के टिश्यूज़ सैंपल्स में प्रेजेंट थे, और इस मेथड को यूज़ करके कोच ने ब्लू कलर के रॉड शेप सेल्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ऑब्जर्व किया डिजीज ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ में, बट वो हेल्दी टिश्यूज़ में नहीं दिखा उन्हें। सेकेंड पोस्टुलेट इज कि सस्पेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके उसे प्योर कल्चर में ग्रो कर सके। प्योर कल्चर का माइक्रोबायोलॉजी में मतलब होता है लैब के अंदर कल्चर मीडिया में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके ग्रो करना, ताकि वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट हो जो कॉलोनी फॉर्म करे और कोई ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट हो जिससे जो वो उसे कंटामिनेट कर रहा हो, और हम उस एक स्पीसीज़ की स्टडी ईजिली कर सके। सो फॉर दिस पोस्टुलेट कोच ने ग्रो किया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को प्योर कल्चर में, दैट इज़ एक सॉलिड मीडियम में ऑफ ब्लड सीरम। अगर हम इस बात को अच्छे से समझना चाहें तो उन्होंने एक पेट्री डिश लिया, उसमें ब्लड सीरम डाला जो कि लिक्विड फॉर्म में है। सो उसे सॉलिडिफाई करने के लिए आगर डाला एंड देन उसे कूल किया सो दैट वो सॉलिडिफाई हो जाए, और फिर उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को इनोकुलेट करके इंक्यूबेट किया फॉर 24 आवर्स सो दैट कॉलोनीज फॉर्म हो जाए। थर्ड पोस्टुलेट इज़ कि जब हम आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिससे हमने प्योर कल्चर में ग्रो किया था, तो जब हम उसे हेल्दी होस्ट में इंजेक्ट करेंगे तो उसमें सेम डिजीज़ होनी चाहिए जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म को थी जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया था। तो इसको प्रूफ करने के लिए कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के प्योर कल्चर से सेल्स को जिनीवा पिग्स में इंजेक्ट किया और वो पिग फिर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से मर गया। फोर्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट इज कि जो सेकेंड होस्ट था जिसमें डिजीज डेवलप किया था इनोकुलेशन से, उसमें से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट करे तो वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो फर्स्ट डिजीज ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट था। फॉर दिस कोच ने मरे हुए जिनीवा पिग से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया इन प्योर कल्चर ऑन सॉलिडिफाइड ब्लड सीरम, तो ये पाया कि वो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्यूबरकुलोसिस था जिसे उसने सबसे पहले डिजीज टिश्यू से आइसोलेट किया था। सो इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस पे जो एक्सपेरिमेंट्स किया था उसने चारों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई किया, एंड फाइनली कोच कंक्लूडेड दैट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का। सो नेक्स्ट इज कोच पोस्टुलेट्स के लिमिटेशंस क्या हैं। सो कुछ लिमिटेशंस थे पोस्टुलेट के जो उस टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाए। सो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ 1800s में भी अभी तक वो वायरस को कल्चर नहीं कर पाए थे। उन्हें लगा कि वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो सर्टेन डिजीज़ कॉज करता है, बट उस समय पर उनके पास वायरस को आइसोलेट एंड कल्चर करने के टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थे। सो इस वजह से वो कोच के सारे पोस्टुलेट्स को फुलफिल नहीं कर पाए। सेकेंड वन इज़ ह्यूमन बैक्टीरियल पैथोजन माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो लेप्रोसी कॉज करता है, एंड ट्रोपोनिमा पैलिडियम जो साइफिलिस कॉज करता है। ये दोनों ही पैथोजन को हम प्योर कल्चर में आइसोलेट नहीं कर पाए इन लैब, इस वजह से ये भी कोच पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। थर्ड वन इज कुछ ह्यूमन डिजीजेज लाइक गोनोरिया जो कॉज होता है बाय नाइजीरिया गोनोरिया इतने जानलेवा होते हैं कि उनके लिए ह्यूमंस को एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज़ करना मॉरली सही नहीं होगा, अनएथिकल होगा, और कोई एप्रोप्रिएट एनिमल मॉडल भी नहीं था उस समय।
सो वो भी पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। एंड फोर्थ एंड द लास्ट लिमिटेशन इज कि कोच पॉस्टुलेट्स कंसिडर नहीं करता ऐसे डिजीजेस जिन्हें प्रायोन कॉज करता है एंड बाकी एजेंट्स को जिन्हें हम कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते और वो उनके सेकेंड पॉस्टुलेट्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ये थे इनके सारे लिमिटेशंस एंड दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं एंड आगर का इन्वेंशन कैसे हुआ है। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा so do hit the like button, share and subscribe, and if you have any queries please comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.